फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की। अनिल अंबानी की मुसीबत धीरे धीरे अब कम होने लगी है। वो जो जाल में फंसे थे उस जाल में से अब निकलने लगे हैं। एक और बड़ी कंपनी से उनको निजात मिल चुकी है। जिस तरह से बहुत सारी कंपनियों के मकड़ जाल में वो फंस गए थे और सारी कंपनियों के ऊपर जो जबरदस्त लॉस था, ऐसा समय आ चुका था कि उन्होंने बाकायदा कोर्ट में कहा था कि मुझे मेरे खुद के खर्च के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वकील की फीस अपनी घर के गहने बेच के चुका रहा हूँ। ऐसी कंडीशन आ गई थी अनिल अंबानी की। और अब अनिल अंबानी ने अपने आप को फिर से संभालने की शुरुआत कर दी है। एक कंपनी से उनको निपटारा मिल चुका है। धीरे धीरे उनकी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बिक जाएगी और उन सारे के सारे झंझट से वो बाहर निकल जाएंगे। बचेगी जो कंपनियां, उनको वो अच्छे से आगे लेकर जा पाएंगे, क्योंकि सारा का सारा जो टेंशन है वो है बड़े पैसे का। यानी इतना सारा उनके ऊपर कर्ज है कि वो उससे चैन से रात को उनको नींद भी नहीं आती होगी। लेकिन अब उनकी चिंताएं कम होने लगी है। साथ में जो इन कंपनियों में निवेश करके फंस चुके हैं उनके लिए भी कुछ राहत की बातें निकल कर आएगी, क्योंकि अब वहाँ पे कुछ तेजी बनने लगी है। हो सकता है उनको बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। और ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो आगे जाके हमें पुराना जो लॉस हमारा हुआ इन कंपनियों में, इन ग्रुप में, वो फिर से कवर करके दे सकते हैं, यानी हमको प्रॉफिट में ला सकते हैं। तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या दाव लगाने के लायक है एडीएजी ग्रुप की कंपनियां। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग की। यह कंपनी बिक चुकी है और इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे आज हम इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। स्टॉक ओपन हुआ 3.60 पर। ये 5% के सर्किट है। यहाँ पे कोई कारोबार नहीं हुआ, डायरेक्ट सर्किट लगा। खबर ही पॉजिटिव थी। तो अगर बात करें कंपनी की तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी COC ने पिछले महीने ही इस नीलाम प्रक्रिया में भाग ले रही कंपनियों से बातचीत कर उस प्रस्तावों की मांग की थी, जिसके बाद हेजल मर्केंटाइल ने शिपयार्ड के लिए अपनी बोली को फिर से रिवाइवल किया। उन्होंने उसको संशोधित करके 2700 करोड़ रुपए की नई ऑफर दी, जो पहले उनकी 2400 करोड़ थी, और जिस वजह से ये सौदा पट नहीं रहा था। तो कर्ज में डूबी अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड यानी RNLEL अब मुंबई के बड़े बिजनेसमैन निखिल V मर्चेंट के नाम पे होने वाली है। और ये जो नीलामी जो प्रक्रिया है, इसमें उद्योगपति ने सबसे बड़ी बोली लगाकर अधिग्रहण की दौड़ में सबसे आगे वो निकल गए। RNEL को मूल रूप से पिपावाव शिपयार्ड के नाम से जाना जाता है। और जो सामने लेटेस्ट अपडेट निकल कर है उसके हिसाब से निखिल मर्चेंट और उनके पार्टनर्स की ओर से समर्थित कंसोर्टियम हेजल मर्केंटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड ने तीसरे राउंड के दौरान सबसे बड़ी बोली लगाई, जो बाकी बोलियों से काफ़ी ज़्यादा थी। IDBI बैंक रिलायंस नेवल का लीडर बैंकर है। शिपयार्ड को पिछले साल जनवरी में नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड यानी NCLT के तहत लाया गया था, ताकि बकाया जो लोन है उसको वसूल किया जा सके। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग पर करीब 12,429 करोड़ रुपये का कर्ज है। और RNLEL पर 10 बड़े कर्जदारों में भारतीय स्टेट बैंक का सबसे बड़ा कर्ज है, पे का करीब 1965 करोड़ रुपीज़ है। और उसके बाद में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का करीब 1055 करोड़ रुपीज़ का 1555 करोड़ रुपीज़ का कर्ज है। और दरअसल ये जो बोलियां लगी थी इसमें 3 कंपनियां बड़ी थी, जिनमें एक दुबई की कंपनी NRI समर्थित कंपनी थी, जिनमें केवल उन्होंने 100 करोड़ रुपीज़ की ही पेशकश की थी। और दूसरी जो बोली थी वो 400 करोड़ रुपये की थी, जो नवीन जिंदल ने लगाई थी। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, RNLEL का पहले नाम रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड था। अनिल अंबानी के रिलायंस समूह ने 2015 में पिपावाव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग लिमिटेड का अधिग्रहण किया था। बाद में इसका नाम बदलकर रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी अब बिक चुकी है और एक बड़ी चिंता से बाहर निकल चुके हैं अनिल अंबानी। और जैसे कि आपको पता ही होगा, रिलायंस कैपिटल को भी NCLT के तहत ले लिया गया है। RBI ने इसकी सिफारिश की थी, तो बहुत जल्द वहाँ पर भी निपटारा हो जाएगा। पहले से ही रिलायंस कम्युनिकेशन तो ऑलरेडी NCLT के तहत उसकी कार्रवाई पूरी होने को आ चुकी है। तो ये जो कंपनियों के मकड़ जाल से अब धीरे धीरे निकलने लगे, तो आने वाला जो समय है वो इनके लिए समय अच्छा आएगा, जब इनके पास रहेगी सिर्फ रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बार हम रिलायंस पावर की बात कर लेते।
तो स्टॉक ओपन हुआ 14.10 पर, हाई बनाई 14.20 की, लो है 13.70 का, और एंड में 13.80 पर 1.08% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। चिंता की कोई बात नहीं, जो छोटी सी गिरावट है, बाजार में भी गिरावट हुई थी। यह स्टॉक खरीदारी के लिए अच्छा है, इसमें निवेश आप करते जाए, यह आगे जाके आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। जो आपको इस ग्रुप में लॉस हुआ वो ये कवर करके दे सकता है। 3.05 इसका 52 वीक का लो है, 18.25 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक काफ़ी नीचे 13 पे आपको मिल रहा है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 13.50 पर फर्स्ट सपोर्ट है, स्टॉक और नीचे गया तो 13.05 तक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 12.70 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 14.30 का फर्स्ट टारगेट है, 14.65 का सेकंड टारगेट है, और 15.10 का थर्ड टारगेट। तो फिलहाल आपको ये 12.5 से 15 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। जितना नीचे मिले खरीदारी करें, यह स्टॉक आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकता है। बहुत जल्दी ये 3 डिजिट में जा सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो टेंशन थी उनकी कंपनियों की वो धीरे धीरे अब कम होने लगी है। तो पूरा ध्यान इन कंपनियों पर लगाया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने अपनी होल्डिंग को भी बढ़ा दिया है, लगातार अपने निवेश को बढ़ा रहे, और आने वाले समय में इनको बड़ी जो रकम मिलने वाली है डीएमआरसी से, दिल्ली मेट्रो इनको जब रकम देगी, इस रकम के माध्यम से इनके रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर के कारोबार में काफ़ी इनको राहत मिल जाएगी। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। वैसे ये जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की ही कंपनी रिलायंस पावर सब्सिडियरी कंपनी है। तो स्टॉक ओपन हुआ 108 पर, हाई बनाई 111 की, लो है 104 का, और अंत में 106 पर करीब 1.89% की गिरावट हुई है। तो थोड़ी सी मामूली यहाँ पर भी गिरावट है, लेकिन काफ़ी अच्छा स्टॉक ऊपर है, अभी 3 डिजिट में आ चुका है, 100 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और आने वाला समय इनके नाम पे पॉजिटिव होने वाला है जब इनको एक बड़ी रकम मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर इसके प्रदर्शन को देखें तो 23.75 52 वीक का लो है, 114 52 का हाई है। फिलहाल स्टॉक 106 रुपये के आसपास है। हो सके तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करें, ये स्टॉक भी आपको आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न देगा। 101 इसका सपोर्ट है निचला, अगर गिरावट हुई तो उसको तोड़ेगा तो फिर 94 तक जा सकता है। जो थर्ड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 91 का है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर गिरावट होती है तो फिर ये स्टॉक आपको 90 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 111 का फर्स्ट टारगेट है, उसको ब्रेक किया तो 115 तक जाएगा। थर्ड जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 122 का है, यानी आप देख लो कि बिल्कुल फ्रेश हाई बन जाएगी इसकी 52 वीक की नई। और जिस तरह से अगर बाजार ने साथ दिया तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल सकता है। वैसे बाजार में दबाव भी बना हुआ है, लेकिन एफआई की अच्छी खासी खरीदारी भी हो रही है। अब हम बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन की। ये खिलाड़ी था, आज ज़बरदस्त 10% का अपर सर्किट लगा, तो गिरावट के बाद फिर इसमें तेज़ी बनी है। और ये तेज़ी जो बनी है इसके पीछे वजह जो निकल के आ रही है कि अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों का सेटलमेंट होने लगा है, और लोगों को आशा जगी है कि इसमें से भी जल्द से जल्द सारा सेटलमेंट हो जाएगा। जो भी इसके इक्विपमेंट बिक जाएंगे, जो पैसे आएंगे वो इनके लैंडर्स को बांट दिए जाएंगे, और इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। वैसे इस कंपनी का कोई बड़ा भविष्य उज्ज्वल तो है नहीं, ये कंपनी बची नहीं है। इसके तो अब एनसीएलटी के तहत इसके जो भी कंपनी का जो भी टावर्स का बिजनेस है वो तो सारा जियो को मिल चुका है। अब जियो क्या है, आने वाले समय में इनके जो भी शेयर होल्डर है उनको कुछ भी देने वाला नहीं है। तो जल्द से जल्द आपको इसमें से भी निकलने के बारे में सोचना चाहिए। मैंने लगातार आपको बोला हुआ है, आज इसमें पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। 3.95 पर स्टॉक आया, करीब 10% का अपर सर्किट लगा। ये स्टॉक 4.5 के आसपास जाके फिर नीचे भी आया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसमें जल्द से जल्द आप हो सके तो निकलने की कोशिश करें। ये 1.50 52 वीक का लो है, 5.505 इसका 52 वीक का फिलहाल हाई है, 4 रुपीज़ के आसपास है। हो सकता है कल भी कुछ पॉजिटिव माहौल बने, तो इसमें से आपको ज़्यादा रुकने की कोई संभावना बनी नहीं है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टॉक स्लिप होता है तो 3.50 पर फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 3.40 का है, थर्ड सपोर्ट इसका 3.25 का। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 3.75 का फर्स्ट टारगेट है, 3.90 का सेकंड टारगेट, 4 रुपीज़ का थर्ड टारगेट। फिलहाल ये उस ऊपर के टारगेट की तरफ आ चुका है। अब बात करेंगे हम रिलायंस कैपिटल की। यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली, पिछले दिनों इसमें तेज़ी बनी थी जब इसको अप्रूव किया गया था एनसीडी के तहत इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि इसका जो प्रोसेस था काफ़ी स्लो हो गया था, और इस वजह से आरबीआई ने सिफारिश की थी कि जल्द से जल्द इसको एनसीएलटी के तहत इसमें फास्ट ट्रैक से इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और इसकी सारी एसेट को बेच के लोगों का जो पैसा है उसको चुकाया जाए। तो 14.20 पर यहाँ पे हमें करीब 4.70% की गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे तेज़ी जो बन रही है वो रिलायंस होम फाइनेंस में, ये कंपनी भी बिकने वाली है। तो यहाँ पे जब बिक रही है कंपनी तो माहौल तेज़ी का यहाँ पर भी बना हुआ है, इसका भी सेटलमेंट जल्द हो जाएगा। तो 4.75 पर यहाँ पे 4.40% की शानदार तेज़ी देखने को मिली है। तो आप देख लो, सारा का सारा पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। इस कंपनी की इस ग्रुप में जो 2 कंपनियां वही आगे चलने वाली है, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पिछले 1 साल से मैं बात कह रहा हूँ।
इन कंपनियों में आपको दाव लगाना है। आने वाले समय में आपका जो भी लॉस है वो कवर होने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि जब कंपनी अपना कारोबार समेट लेगी, अनिल अंबानी के पास पूरा समय होगा, वो इन कंपनियों को अच्छे से आगे लेके जा पाएंगे। अभी भी इनके पास अच्छा खासा कस्टमर बेस है, इनके पास एक्सपीरियंस भी है, उसका फ़ायदा इनको मिलेगा और इस वजह से कंपनी आगे सर्वाइव कर पाएंगी। वैसे भी छोटा सा कारोबार चलाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। पहले इनका हर सेक्टर में अलग अलग कारोबार था जो अनिल अंबानी संभाल नहीं पाए और वो लॉस में चले गए। आने वाले समय में ये फिर से सिचुएशन होने वाली नहीं है, तो बिल्कुल निवेश बनाए रखें और बाकी जो कंपनियों में निवेश है वो धीरे धीरे आप निकाल दें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।